गेहूं बनाम गुलाब, यानी कि गेहूं वर्सेस गुलाब। जैसे हम कहते हैं ना क्रिकेट गेम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वैसे ही गेहूं बनाम गुलाब। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, गेहूं श्रेष्ठ है या गुलाब? इसी मुद्दे को रामवृष बेनीपुरी जी ने अपने ललित निबंध में उठाया है। तर्क वितर्क के द्वारा यह जानने पहचानने की कोशिश की है कि आखिर कौन श्रेष्ठ है, गेहूं या गुलाब। देखिए, गेहूं जो हमारी भूख मिटाती है वो वास्तव में सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है मानव की भौतिक ज़रूरतों की, है ना। यानी हमारी शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि अनेक ज़रूरतें जो हैं उनकी प्रतीक हैं गेहूं। और गुलाब, गुलाब प्रतीक है हमारी मानसिक या फिर कहें हमारी सांस्कृतिक प्रगति का, हमारी कल्चर का, हमारी फेस्टिविटीज़, हमारे गीत संगीत, हमारे रंग, कला, नृत्य, यानी कि वो सब जो हमारे मन को संतुष्टि प्रदान करती है, उसका प्रतीक है गुलाब। यानी कि हमारी भावनात्मक संवेदनाओं का, यानी कि वो सब जो हमें मानसिक उल्लास देता है, उसका प्रतीक है गुलाब। बेनीपुरी जी अपने निबंध में मानव और पशु में जो खास अंतर है उस ओर प्रकाश डालते हुए अपने निबंध के द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि मानव सभ्यता के लिए ज़रूरी है कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखे। जब जब यह संतुलन बिगड़ा, मानवता का घोर पतन ही हुआ। इस बात के लिए इतिहास साक्षी है। देखिए, पशु केवल भोजन में ही आनंद लेते हैं, तृप्त होते हैं, लेकिन मानव को शारीरिक तृप्ति के साथ साथ मानसिक तृप्ति की भी ज़रूरत होती है। तो जाते हैं सीधे निबंध की ओर, देखते हैं कैसे इस ललित निबंध में रामवृष बेनीपुरी जी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि गेहूं और गुलाब दोनों का संतुलन ज़रूरी है। गेहूं बनाम गुलाब या फिर गुलाब बनाम गेहूं, ऐसा नहीं है। दोनों का संतुलन नितांत आवश्यक है मानवता के लिए। गेहूं हम खाते हैं और गुलाब, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। अब देखिए, रामवृष बेनीपुरी जी ने गेहूं को भोजन पदार्थ के एक प्रतीक के रूप में लिया है। उत्तर भारत में जिस प्रकार गेहूं प्रचलित है, दक्षिण भारत में चावल प्रचलित है। तो गेहूं या चावल जो भी हो वो हम खाते हैं, गुलाब हम सूंघते हैं। एक से क्या होता है, एक से शरीर की पुष्टि होती है और दूसरे से यानी कि गुलाब से मानस तृप्त होता है। गुलाब के सुगंध से, उसके दृश्य मात्र से ही, देखिए कितने रंग बिरंगे गुलाब हैं, इन्हें देखने से ही, देखने मात्र से ही मन में जो संतोष जागता है, जो एक सुखद अनुभव होता है, वो बड़ा है। या फिर गेहूं या चावल खाने से हमारे शरीर में जो तृप्ति मिलती है, शरीर की जो पुष्टि होती है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? प्रश्न यही है, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं वर्सेस गुलाब। गेहूं बड़ा या गुलाब? हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? अब शरीर की पुष्टि गेहूं से ही होती है और मानस की तृप्ति गुलाब से। या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, या फिर आप चाहेंगे आपकी शरीर पुष्ट हो और उस पर आपका एक हेल्थी माइंड हो। हम कहते हैं ना, हेल्थी सोल इन अ हेल्थी बॉडी। तो आप क्या चाहते हैं, ए हेल्थी बॉडी एंड अ साउंड माइंड? आप क्या चाहते हैं? जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, शुधा शुधा, पिपासा पिपासा, देखिए शुधा यानी कि भूख और पिपासा प्यास, ये दोनों लेकर ही मानव पृथ्वी पर आया। क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। अब देखिए, पहले तो माँ का दूध पिया, उसके बाद वृक्षों को झकझोरा, जो फल वृक्षों पर लगे हैं उसे खाने लगा, कीट पतंगों को नहीं छोड़ा,
पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ा। गेहूँ उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा है। गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूँ के लिए। अब गेहूँ के लिए, गेहूँ को इतना अधिक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ के नारे लग गए हैं। ये आपको ये रिलेट करना है। ये उस समय लिखा गया है जब भारत ने बहुत से अकाल देखे। ओके, फैमिन हुआ करते थे, भूख, जहाँ कुछ भी नहीं उगता था, बारिश नहीं होती थी, भूख से लोग तड़पने लगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से संबंधित है, आपने अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत बड़ी मात्रा में ये जो एग्रीकल्चर उसको इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। अच्छे बीज, अच्छे खाद्य पदार्थ और बड़ी मात्रा में कैसे साइंटिफिक रूप से खेती की जा सकती है, इस मुद्दे पर सरकार बड़ी ज़ोरों से सोचने लगी। क्योंकि तभी हमारे जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन इतना अधिक था और खाने के लिए इतना कम, तो इस प्रकार की एक ज़रूरत आ पड़ी। तो ऐसे में क्या हुआ, गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, मैदान जोते जाने लगे, बाग उजाड़े जाने लगे। अब बड़ी मात्रा में जब खेती की बात आई तो बाग जो हैं, बगीचे जो हैं, वो गायब होने लगे और बगीचे में ही गुलाब होता है। अब गेहूं के लिए ये सब हो रहा है तो लोगों के मन को तृप्त करने वाले कवि या फिर लेखकगण इस बात से परेशान हुए कि भाई गेहूं ही क्या सब कुछ है, कि क्या शरीर की पुष्टि ही सब कुछ है, गुलाब कोई मायने नहीं रखता। अब देखिए, गेहूं और गुलाब की बात छोड़िए, आज के ज़माने में आपसे पूछें कि आपको भाई बेटा सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए या फिर वाईफाई चाहिए। ब्रेकफास्ट से आपकी शरीर की तुष्टि होती है और वाईफाई से आपका सब काम चलता है, मानसिक उल्लास होता है। मैंने अपने बच्चों से भी पूछा तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, भाई दोनों चाहिए, ब्रेकफास्ट भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही वाईफाई भी चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेखक इसी मुद्दे को कहने जा रहे हैं कि केवल गेहूं ही नहीं, हमारे जो मानसिक उल्लास है, हमारी जो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर की पुष्टि के साथ साथ गुलाब की भी ज़रूरत है भाई। केवल गेहूं उपजाना ही काफ़ी नहीं है। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है। अब गुलाब की दशा देखो, भरी जवानी में उसे उजाड़ा जा रहा है तो वो रोएगा ही, वो सिसकियाँ लेगा। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। अब ये जो मानसिक वृत्ति है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, मानसिक संतुलन के लिए गाना सुनना अच्छा होता है, नृत्य देखना अच्छा होता है, अच्छी बातों को सुनना अच्छा होता है। देखिए, ये सब मानसिक संतुलन के लिए ज़रूरी है। लेकिन बेचारा गुलाब, उसकी अवस्था क्या है, उसकी दशा क्या हो गई, जवानी में ही रोने लगा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल दिया। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। अब देखिए, इस विषय पर देखिए एक ललित निबंध है और ललित निबंध की विशेषता ही यह है कि किसी बात को लेकर लेखक अपनी राय कहता जाता है, वैज्ञानिक स्तर पर उसका विश्लेषण करता जाता है और उस विषय पर गहराई से उतरता जाता है। यही ललित निबंध की विशेषता है। अब देखिए, आप गेहूं को कच्चा चरें, कच्चा कौन चरता है, जानवर ही चरता है ना, गाय भैंस चरते हैं गेहूं को कच्चा, और पका कर खाता है आदमी। गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर, मानव को मानव बनाया गुलाब ने। अब देखिए, लेखक इसे लेकर पकड़ते हैं कि गेहूं को जो गाय भैंस है वो भी खाते हैं, बस इतना ही अंतर है कि हम पका कर खाते हैं, वो कच्चा चबा जाते हैं। लेकिन गुलाब को सूंघ कर जो मानसिक तृप्ति होती है और उससे जो संतोष होता है, वो जानवरों को नहीं होता, वो केवल मानव को होता है। और मानव को इसीलिए मानव बनाया गुलाब ने।
मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। देखिए, केवल शरीर की तृप्ति वो जानवर भी करते हैं, बस खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। लेकिन मानसिक आवश्यकताओं को शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठाया मानव ने। यही नहीं, जब उसकी भूख खाँव खाँव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। अब देखिए, जब उसे भूख लग भी रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। यद्यपि मानव जानता था कि केवल गुलाब को देखने या फिर उसकी सुंदरता का आस्वादन करने या फिर उसे सूंघने मात्र से उसकी क्षुधा, उसकी भूख मिटेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो देखता था गुलाब को, उसके सौंदर्य को निहारता था। और कई कवियों ने उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर कई कविताएं भी लिखी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं को ऊखल और चक्की में पीस कूट रही थी। अब देखिए, इसी गेहूं को जब औरतें ऊखल और चक्की में पीस रही थी, देखिए ये है ऊखल और चक्की। इसमें पहले जब ग्राइंडर और मिक्सी के आने से पहले, मशीनीकरण से पहले ये हुआ करता था। और जब कामिनियाँ गेहूं को ऊखल और चक्की में कूट रही थी, पीस रही थी, तब मानव का प्रथम संगीत निकला। उस पीसने में ही उसने एक फोक सॉन्ग बनाया भाई, उसने गाना शुरू किया। पशुओं को मार कर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही। अब देखिए, पशुओं को मारा उसने खाने के लिए, भोजन के लिए, उसके मांस के लिए। इससे मात्र वो मानव तृप्त नहीं हुआ, जानवर भी जानवर को खाते हैं, है ना। जानवर, मांसाहारी जानवर जो होते हैं, जानवर को खाते हैं। लेकिन मानव और जानवर में क्या अंतर है? मानव ने उन मृत जानवरों के खाल का ढोल बनाया, है ना। जो ढोल होता है उसका खाल जानवरों के खाल से बनता है, ये जो ड्रम होता है ना जिसमें हम बजाते हैं। और उनकी सींग की बनाई तुरही, उनके सींग को लेकर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, तुरही बनाया। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसकी छप छप में उसने ताल पाया। अब देखिए, जब नाव में जब वो मछली पकड़ने जाता है तब भी उसने एक ताल पाया। तभी तो जब ये जो बोट रेस वगैरह होता है, आपने सुन रखा होगा, एक लय में वो गाते हैं। तो संगीत या फिर जो साहित्य है या फिर संगीत है, नृत्य है, ये मानव के अंदर बसा हुआ है। ये केवल गेहूं से ही या फिर केवल भोजन खाने से मात्र ही इसकी तृप्ति नहीं होती। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बनाई। देखो, बांस जो है उसने लाठी बनाई, साथ ही उसने मुरली भी बनाई, उसने वंशी भी बनाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से, उगते सूरज की शनैः शनैः प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से। अब देखिए, रात का अंधेरा जब हट गया और सुबह होता है तो सुबह की लालिमा देखकर दूसरे जानवर क्या होते हैं, पक्षी, आपने देखा होगा, पेड़ों को छोड़कर चले जाते हैं भोजन की तलाश में। जानवर भी सुबह होते ही भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, है ना। लेकिन मानव को केवल पेट पूजा की चिंता नहीं थी, केवल पेट पूजा की समिधा जुटाने की सहूलियत नहीं थी मानव को कि सुबह होते ही केवल भोजन की तलाश में निकल गया। वह तो आनंद विभोर होकर उषा की लालिमा से उगते सूरज की शनैः शनैः प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों पर उसने कई कविताएं लिखी भाई, है ना। उषा नागरी के बारे में कितनी ही कविताएं लिखी गई हैं। देखिए, सूरज की लालिमा पर कितनी ही पेंटिंग आर्टिस्ट ने किया है ना। आपने देखा होगा, बच्चे भी करते हैं। सूरज की लालिमा देखकर बच्चों के मन में या फिर मानव के मन में केवल भोजन की चिंता नहीं रहती। पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया।
अब देखिए, जब बादल उबड़ने लगते हैं तो मानव केवल ये नहीं सोचने लगा कि चलो अब बरसात होगी और मेरी खेती होगी और मेरी गेहूं उपजेगी और मैं भरपेट भोजन खाऊंगा। नहीं, वह उसके सौंदर्य बोध से आकृष्ट हुआ और उसका मन मोर नाच उठने लगा। जैसे जिस प्रकार मोर नाच उठता है, उसी प्रकार इंद्रधनुष के सौंदर्य को देखकर या फिर बिजली के कड़कने पर मानव के मन में भी अथाह खुशी होती है। मानव खुश होकर झूम उठता है। टिप टिप बरसे पानी, है ना। तो पानी के बरसने से केवल गेहूं उपजेगा या फिर मुझे अच्छा धान मिलेगा, इसकी चिंता नहीं है मानव को। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। अब देखिए कितने गहराई से लेखक इस पर विचार करते हैं कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर है और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में नहीं है। अब देखिए, पशुओं में पेट और मानस सभी एक पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, लेकिन मनुष्य में ये अलग है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। अब देखिए, लेखक इसे यूं कनेक्ट करते हैं कि जिस दिन आदमी तनकर खड़ा हुआ, जिस दिन मानव तनकर खड़ा हुआ, उसके मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। नहीं तो वो पशु की तरह ही रहता, जानवरों की तरह, जहाँ मन और मस्तिष्क, पेट और मस्तिष्क सब एक समान। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। अब ऐसा नहीं है कि गेहूं की आवश्यकता नहीं है, आदमी को है, गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन उसने कई बार ऐसा प्रयत्न किया है कि वो गेहूं पर विजय प्राप्त कर सके। जैसे उपवास किया है वो, जैसे वो उपवास रखता है, व्रत रखता है ना, डाइटिंग करता है, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब घोर तपस्या करता है, बिना भोजन के, बिना पानी के कई दिन तक मानव रह सकता है। तो ऐसे कई बार होता है कि आदमी को गेहूं की आवश्यकता रहती है, आदमी को भोजन की आवश्यकता रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को अपने संयम में रखने की कोशिश मानव कई बार करता है और कई बार वो इसमें सफल भी हुआ है। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का समतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। अब देखिए, इसका एक समतुलन होना चाहिए, एक संतुलन, एक बैलेंस होना चाहिए। तो लेखक ये नोट करते हैं, उन्होंने ये देखा कि जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब यानी कि भोजन या फिर शारीरिक तुष्टि और मानसिक संतुलन जब तक बना रहा, तब तक आदमी सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। जब कमाता था तब भी वो गुनगुनाता था और गाता हुआ कमाता भी था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। अब देखिए, उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम भी बंधा हुआ था। उसका सांवला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था। अब देखिए, उसका सांवला, हमारा सांवला कौन है? हमारा अपना कन्हैया। वो दिन में गायें चराता था, यानी कि तो गायें चराता था और रात में रास रचाता था, गोपिकाओं के साथ रास रचाता था। उससे उनकी मानसिक तुष्टि होती थी। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था और जब आकाश पर उसकी नज़रें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं, किंतु धीरे धीरे यह समतुलन टूटा। अब देखिए, पृथ्वी पर जब वह चलता था, कन्हैया जब राधा के साथ था, केवल प्यार का संगीत गाता था। कन्हैया जब ब्रज प्रदेश में था, गोपिकाओं के साथ था, तब सब कुछ संतुलन में था। सुबह गाय चराता था, रात को रास रचाता था, प्यार का संतुलन था। लेकिन जब उसका समतुलन टूटा, यानी जब वो मथुरा गया, जब वो द्वारका पहुंचा और जब महाभारत का सूत्रधार बना, तब क्या हुआ? ये समतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का।
आज गेहूं किसका प्रतीक बन गया है? हड्डी तोड़ने वाले मजदूरों का काम बन गया है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ खेती करना इज्जत माना जाता था, है ना। मिट्टी में काम करना इज्जत माना जाता था। और आज क्या है, मिट्टी में वही काम कर रहा है बेचारा मजदूर जो खेती में लगा हुआ है, वो हड्डी तोड़ने वाला, उबाने वाला काम बन गया है उसके लिए, क्योंकि उसके जीवन में केवल गेहूं उपजाना ही है। गुलाब सूंघना उसके नसीब में है ही नहीं। तो थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का प्रतीक बन गया है आज गेहूं। और कैसा श्रम? वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। वो खुद जो किसान है, देखिए अब भी, ये तो कितनी पहले लिखी गई ललित निबंध है, क्योंकि राम ऋषि बेनीपुरी जी 1968 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो नेचुरली उससे पहले लिखी गई है। और आज भी आप देखेंगे किसानों की हालत इतनी दयनीय है, जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, है ना। तो फिर ये प्रतीक बन गया है किसका? श्रम का। पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत नहीं कर सकते वो। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीच का। अब गुलाब भी प्रतीक बन गया है एक हाई कास्ट लोगों का, जो सब कुछ, जिनके पास अन्न है और साथ ही गुलाब सूंघने की सहूलियत भी है। वह विलासिता का प्रतीक बन गया, जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब देखिए, ज़्यादा गुलाब सूंघना, केवल गुलाब ही सूंघते रहना, वो विलासिता का लक्षण है। वो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि भाई एक संतुलन होना चाहिए। जो श्रम करता है उसे गुलाब सूंघने की सहूलियत भी होनी चाहिए, और जो गुलाब ही सूंघता रहता है वो उसे श्रम में भी उलझना चाहिए, वरना क्या होगा, दोनों अपने अपने कर्म में ऊब जाएंगे। ज़्यादा ही गुलाब सूंघना, केवल वाईफाई ही मिले, केवल फ़ोन ही देखते रहें दिन भर, तो विलासिता कहलाएगा वो, वहाँ कर्म नहीं है, वो मानस को नष्ट करती है। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा क्या हुआ? नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। अब देखिए, सांवले ने, कृष्ण ने जब शंख लिया हाथ में और महाभारत का युद्ध जब छिड़ गया, तब क्या नतीजा हुआ? यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ, संतुलन बिगड़ गया। सांवला जब सुबह दिन में गाय चराता था और रास भी रचाता था, तब संतुलन बना हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? नतीजा महाभारत का युद्ध। वह परंपरा चली आ रही है, आज चारों ओर महाभारत है। जो महाभारत युद्ध 18 दिन का जो युद्ध था, महाभारत युद्ध कहा जाता है, केवल 18 दिन का युद्ध था। लेकिन युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच मानसिक रूप से वर्षों पहले ही छिड़ गया था, है ना। उसी का परिणाम स्वरूप था महाभारत का युद्ध, और वो आज भी जारी है। गृह युद्ध जारी है, पति पत्नी के बीच तनाव है, बच्चों और पिता के बीच तनाव है ना, आपस में तनाव है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गेहूं भी अपना सिर पटक रहा है, भाई मेरी क्या नियति है, ये लोग मुझे खाए जा रहे हैं, और ये इनका संतुलन और ये केवल शरीर की बात, और ये गेहूं भी अपना सिर धुन रहा है, भाई ये जो लोग हैं केवल खाए खाए जा रहे हैं। गुलाब रो रहा है बगीचों में, दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। अब गुलाब भी रो रहा है बगीचे में, दोनों मानव के लिए रो रहे हैं, अपने पालनकर्ताओं के भाग्य या दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। गुलाब क्यों रो रहा है मानव के भाग्य पर? कि गुलाब देखता है कि जो मुझे सूंघ रहा है, जो मानव, वो विलासिता में डूबा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि गरीब किसान भी मुझे सूंघे, यानी कि सुबह वो खेती करे, शाम को आराम से बैठकर आनंद ले, सौंदर्य का आनंद ले, लेकिन नहीं। तो इसलिए गुलाब भी रो रहा है मानव के दुर्भाग्य पर, है ना। और गेहूं क्यों सिर धुन रहा है? गेहूं इसलिए सिर धुन रहा है क्योंकि जो गरीब किसान रात दिन खेती में लगा हुआ है, वो तो भूखा सो रहा है ना। जो विलासिता में डूबे हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, वो आराम से गेहूं का
उत्पादन का जो सुख ले रहे हैं और यहाँ गरीब मजदूर बेचारा भूखा सो रहा है। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर समतुलन स्थापित करें। अब लेखक ने कितने पते की बात कही, पीछे मुड़ो। हमें इस असंतुलन को, इस इम्बैलेंस को, देखिए ये एक तरह से एक सोशलिस्ट रचना कहा जा सकता है ना। कितनी सधे हुए भाषा में ये समझा गए कि एक के पास केवल धन संपत्ति है और वो विलासिता में डूबा हुआ है, केवल गुलाब को सूंघता ही सूंघता जा रहा है, गेहूं भी खाता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें समतुलन स्थापित होना चाहिए। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ है? मानव सभ्यता में कभी ये पॉसिबल है कि पीछे मुड़कर देखे? यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन समतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ये मानव पीछे मुड़कर देखेगा या फिर अपने हिस्ट्री से कुछ सीखेगा, है ना। अपने विकास की यात्रा से वो सीखेगा कुछ। जब पहले हुआ करता था खेती, सभी लोग करते थे खेती, और जहाँ सुख सुविधाएं सभी को आपस में बांट कर सभी आपस में सुख चैन से रहते थे, ऐसा एक दिन आएगा, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर समतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब लेखक खुद कहते हैं कि गेहूं और गुलाब में एक संतुलन, समतुलन लाने की चेष्टा करना और उस बात पर सिर खपाना एक अनावश्यक बात होगी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, क्या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुकी है कि मानव के अंदर ये जो चिर बुभुक्षा, हमेशा खाना खाने की जो चिंता होती है, वो क्यों होता है। यानी कि साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ विटामिन्स की ज़रूरत है, कुछ आयरन की ज़रूरत है, कुछ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, थोड़ी मात्रा में फैट चाहिए, है ना। तो ये सब हमारी शरीर की जो ज़रूरतें हैं, और गेहूं में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें पता चल गया है। आज विज्ञान ने ये सब बता दिया है, पहले मानव को पता नहीं था। गेहूं का गेहत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ रखा होगा, जो सनलाइट की ज़रूरत होती है, और ग्रीन लीव्स में कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं पौधे, ये विज्ञान ने हमें बता दिया है। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। हमें भूख क्यों लगता है? देखिए, ये जानवर अब भी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन मानव समझ गया है कि हमारे शरीर में, देखिए, दांत के लिए कैल्शियम चाहिए, या फिर हड्डी के लिए विटामिन डी चाहिए, तेज़ आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन ई की ज़रूरत क्या है, ये सब हम समझ गए हैं। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई जुताई गुड़ाई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें। यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया, यूटोपिया, ये तो अनहोनी बात हुई ना। जैसे ही उटोपिया कहते हैं, उटोपिया क्या है, एक इमेजिनरी प्लेस है ही नहीं, वो एक वर्चुअल प्लेस है उटोपिया। उटोपिया क्या होता है? उटोपिया एक इमेजिनरी सोसाइटी है, एक काल्पनिक समाज जहाँ के सभी सदस्य परफेक्ट हों। सर थॉमस मोर नामक एक राइटर, उन्होंने अपनी रचना उटोपिया में इस प्रकार के काल्पनिक आइलैंड की कल्पना की थी। 1516 में रचित इस पुस्तक में इसका जिक्र हुआ, और हम अक्सर इम्पॉसिबल, यानी कि जो हो ही नहीं सकता, उसके पर्याय के रूप में इस पद का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे आइलैंड की कल्पना की थी जहाँ सभी एकदम समता, बंधुत्व के साथ रहते हों। ऐसे तो रियलिटी में हो ही नहीं सकता, है ना।
यानी कि ऐसा समाज जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तरों में समता हो, सभी मानव अच्छा सोचें और उचित व्यवहार करें। ऐसा तो नामुमकिन ही है ना। अ परफेक्ट सोसाइटी वेयर पीपल वर्क वेल विथ ईच अदर एंड आर हैप्पी। तो इसलिए उटोपिया को हम अक्सर किसके पर्याय के रूप में लेते हैं? जो मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तभी लेखक कहते हैं उटोपिया, उटोपिया ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सोचना कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो तत्व हैं हम उसे समान रूप से ग्रहण करें, सभी को, गुलाब को भी, गेहूं को भी, ऐसा सोचना उटोपिया के जैसा है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, यह अनहोनी बात यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ये उटोपिया बनी रहेगी, ये असंभव बनी रहेगी। कब तक? जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, चाहे गेहूं के लिए, चाहे उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए, उसकी भौतिक ज़रूरतों के लिए, या फिर उसके गुलाब के लिए। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। हस्तामलकवत क्या है? उसका मीनिंग क्या है? हस्त यानी कि हाथ, हथेली, हाथ में जैसा अमल, आमला, एक प्रयोग है, ये एक यूसेज है। वह चीज़ या बात जो हथेली में रखे आंवले की तरह पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, उसे कहते हैं हस्तामलकवत, यानी कि जिसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो। हस्त में, हाथ में रखे आंवले की तरह वह चीज़ या बात जिसका हर एक पहलू साफ साफ जाहिर हो गया हो। आप आंवले को देख सकते हैं, उसकी सभी बातें को समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आदमी जीवन की समस्याओं पर ध्यान देने लगेगा, ये नहीं कि केवल रोटी के लिए लड़ता रहेगा या फिर गुलाब की विलासिता में डूबता रहेगा, जब ये बात मर्म समझ जाएगा तो हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। क्या होकर रहेगी? क्या होकर रहेगी कि हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें, और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। और विज्ञान को भी इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। ये एक आशावादी बात है कि विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा रहा है। अब देखिए, मानव संहार करता जा रहा है, दूसरों को मार रहा है, गेहूं के लिए मार रहा है, कभी गुलाब के लिए, है ना, कभी सौंदर्य बोध के कारण मारता है, तो कभी अपने भूख के लिए मारता है, कभी मानसिक तृप्ति के लिए किसी लड़की को उठा ले जाता है। तो मानव इस प्रकार के पैशाचिक वृत्तियाँ, मानव इस प्रकार के दानवी वृत्ति करता जाता है। और लेकिन ज्यों ही जीवन की समस्याओं पर वो ध्यान देगा, तब यह बात हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। नहीं तो ये क्या है, ये जो भावना है कि, नहीं तो ये जो चिंतन है कि गेहूं और गुलाब में एक समतुलन होना चाहिए जैसे पुराने ज़माने में होता था, वो केवल उटोपिया बनकर रह जाएगी, हकीकत में नहीं बदलेगी। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा रहा है, ये एक आशावादी बात है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। अब देखिए, गेहूं अगर बड़ी मात्रा में पैदा हो जाए, जैसे हमें हवा और पानी मिलता है, तो कम से कम आदमी की ये जो क्षुधा है, उसके लिए तो एक समस्या का एक उपादान हो जाएगा। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। देखो, ये पहले नहीं था। हाइब्रिड बीज जो निकल रहे हैं आजकल, बीज की जो क्वालिटी इतना इम्प्रूव हो गया है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण हुआ है ना। हाइब्रिड वैरायटीज़ की इतने सारे पौधे आज बाहर आ रहे हैं मार्केट में। और खाद भी आदमी समझ गया है कि NPK चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो क्या चाहिए पेड़ को?
अच्छी तरह उगने के लिए ये आदमी समझ गया है। खेती करने से पहले पहले तो सॉइल टेस्ट करता है कि ये एसिडिक है कि या बेसिक है, तो अगर है तो इसको कैसे करना है और गुड बैक्टीरिया को कैसे लाना है, तो ये सब साइंटिफिक रूप से आदमी समझ गया है। और गेहूं की समस्या आजकल हल हो रही है। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। आज का मानव किसकी ओर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? उन बातों की एक्सेस या फिर प्रचुरता की जिससे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक प्रश्न चिन्ह, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? बड़ी मात्रा में अगर कोई चीज़ आ जाए तो आदमी क्या खुश हो सकता है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। आपके सामने बहुत से खाद्य पदार्थ यूं ही बिखरे हुए हों तो उससे क्या आदमी खुश हो सकता है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी। देखो, सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत। भारत एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाती थी। आपको पता है, उसकी भौगोलिक संरचना, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कुछ इस तरह है कि जहाँ वो 3 तरफ समुद्र से घिरा है वहीं एक तरफ हिमालय है। तो जहाँ कोस्टल एरियाज़ में पाए जाने वाले जो नारियल हैं, जो सी रिसोर्सेस हैं, है ना, तो वहीं पहाड़ी प्रदेशों का वैविध्य भी है। जहाँ सेब है, जहाँ सैफरन है, जहाँ एप्पल है, आलमंड है, तो सभी का वैविध्य है। कहीं रेगिस्तान है तो डेसर्ट एरिया है, तो उस प्रकार के मिनरल्स वहाँ उपलब्ध हैं। और जहाँ पंजाब हरियाणा की उपजाऊ भूमि भी है, क्रूड ऑयल उपलब्ध है, तो कोल माइंस भी हैं। तो इस प्रकार नेचुरल रिसोर्सेस की एक भरमार, एक वैरायटी होने के कारण भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमें ये भी सोचना चाहिए कि केवल नेचुरल रिसोर्सेस के आधिक्य के कारण सोने की चिड़िया जो हम पुकारते हैं भारत को, उसी प्रकार एक सोने की नगरी श्रीलंका भी हुआ करती थी हमारे पुराणों में, जहाँ राक्षस रहते थे, जहाँ राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी, है ना। जब सीता देवी को रावण उड़ा कर ले गया तो उसमें तनिक भी झिझक नहीं थी। वो सोने की नगरी कही जाती थी लंका। राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। वहाँ कुंभकर्ण था जो 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था। तो वहाँ ऐसे लोग थे, राक्षस थे, जो रक्त पीते थे, जो अभक्ष्य खाते थे, जिनका भारी भरकम शरीर था, जिनके 10 सिर थे, जैसे रावण का था कहा जाता है। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बना कर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। अब गेहूं जो है, भोजन जो है, काफ़ी प्रबल है। वो हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखेगा, क्योंकि हमें हमेशा खाने की चिंता लगी रहती है। और जब पेट की क्षुधा शांत होती है, वासनाओं की क्षुधा जागृत हो जाती है। प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? तो हमें क्या सोचना चाहिए कि प्रचुरता में भी राक्षसता न आए। देखिए, सोने की नगरी में सब कुछ था, सब कुछ प्रचुर मात्रा में था, तो राक्षसता भी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रचुरता हो लेकिन राक्षसता न हो। अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है, इंद्रियों के संयमन की और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। अब देखिए, साइकोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गया है, मनोविज्ञान, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, इसके लिए अपनी मनोवृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को शांत रखने के लिए, देखिए कोई भी अच्छी चीज़ देख लिया तो अगर हमारा मन करता है कि उसे अपना बना लें, तो ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि समाज में एक संतुलन बना रहना चाहिए ना। सभी चीज़ पर हमारा हक नहीं हो सकता। तो मनोविज्ञान ने इसके लिए 2 उपाय बताए हैं। इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, जो इंद्रिय हैं उसे कंट्रोल में रखो। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जिसे भी देखो या जो भी सुनो वही करने लगो, ऐसा नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल में रखो
और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करो। जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी वासना है, उसे ऊर्ध्वगामी करो, उसे उसे ऐसे एक सबलाइम लेवल में ले जाओ जहां आप उस पर कंट्रोल कर सकें। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। देखिए, संयमन का उपदेश हम भारत में प्राचीन ऋषि मुनि देते आए हैं। तपस्या ऐसा करते थे, वो सच्चे साधु सन्यासी हुआ करते थे भारत में। यानी कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को एकदम से त्याग कर, भोजन को त्याग कर, अपने सभी चिंताओं को त्याग कर, अपनी सभी वासनाओं पर काबू पाकर वे तपस्या करते थे। लेकिन फिर लेखक कहते हैं कि उस तपस्या में भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक रंभा ने हंसकर दिखा दिया, एक मेनका ने, एक उर्वशी ने, जो अप्सराएं थी, उन्होंने हंसकर दिखा दिया, तो ऋषियों की ये जो सारी तपस्या है एक क्षण में पिघल गया। यहाँ तक कि साक्षात महादेव ने, है ना, पार्वती के सौंदर्य को देखकर स्वयं वो भी हिल गए, तपस्या में लीन थे। तो आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। देखिए, आज तो गांधी जी के मृत्यु के इतने साल हो गए, लेकिन उस समय गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी दिन दिन कैसे नीचे गिरते जा रहे हैं, ये लेखक याद दिलाते हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्ति कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। अब देखिए, हमारी वृत्तियों को, हमारी इच्छाओं को, उसे ऊर्ध्वगामी करना है। अब ये कैसा करना है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि हमें हमारी वृत्तियों पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। अगर सभी आदमी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन लेखक शायद ये इच्छा रखते हैं कि लोग अपनी वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करें, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाएं, सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त करें। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। शरीर के आग्रहों पर, शरीर की इच्छाओं पर कंट्रोल करना, लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। शरीर एक ऐसे घोड़े की तरह है जो दौड़ता जाता है, और उसके मुंह पर अगर लगाम ना हो, हम हमारे मन से उसे कंट्रोल ना कर सकें, तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता कैसे स्थापित होती है? गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, है ना। गेहूं, भोजन के बाद गुलाब, मानसिक संतुलन, इसके बीच में कोई दूसरा टिकाव या ठहराव नहीं। केवल गेहूं गेहूं गेहूं, या फिर केवल गुलाब गुलाब गुलाब, इस प्रकार का कोई टिकाव ठीक नहीं है। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त बहाती रही। अब गेहूं की दुनिया देखिए, भोजन के लिए मार काट, आर्थिक राजनीतिक स्थिति सभी भोजन पर निर्भर थी, ये आजकल खत्म होने जा रही है। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया, मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत, आहा कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। अब देखिए, ये 1960s में रामऋषि बेनीपुरी जी ने इस बात की कल्पना की कि एक ऐसा दिन आएगा जब गुलाब की दुनिया हो जाएगी, जब मानस का संसार जागृत होगा, जब सांस्कृतिक जगत जाग उठेगा। लेकिन आज इतने सालों बाद, इनके लिखने के इतने सालों बाद, आज हम देखते हैं जब सभी मोबाइल लेकर पड़े हुए हैं, खाने की चिंता भी नहीं है। कई बच्चे ऐसे एडिक्ट हैं कि केवल मानसिक खुशी ही इनको सब कुछ है। तब ये जो संतुलन लेखक ने आग्रह किया था, उसके कितने विपरीत
सच्चाई में कितना विपरीत हुआ है। मानव नया लोक नहीं बना पाया है। गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। आजकल हम गुलाब की दुनिया में विहार कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके में है या नहीं, ये चर्चा का विषय है। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सुंगनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य, गीत, आनंद, उत्साह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आँखों से गुलाब झांक रहा। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? बेनीपुरी जी, वह दिन आ गया है जब हम केवल गुलाब ही गुलाब देख रहे हैं। आँखों से गुलाब झांक रहा है, खेतों में गुलाब है, आंगन में गुलाब है। वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। यानी आपको केवल खाने की चिंता है, गेहूं की चिंता है, तो इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं कि गुलाब की जो सुगंध है उसमें कितनी ताकत है। वो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों में क्या है? मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही। देखिए, इसी लोक में स्वर्गिक दृश्य आप देख सकते हैं। बस आपको क्या किसकी ज़रूरत है? शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। ये अमीर मीनाई का एक शेर है, उसका एक भाग है। शेर कुछ यूँ जाता है, कौन सी जहाँ है जहाँ जलवा ए माशूक नहीं, शौक़ ए दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। शौक़ ए दीदार का मतलब, अगर देखने का शौक़ हो तो पहले नज़र तो पैदा करो। पहले नज़र तो हो, तो नज़र जितनी गहरी हो, यानी कि एस्थेटिक सेंस जिसे कहते हैं, वो जब डेवलप हो जाता है आपकी नज़र में, तो उसके बाद वो चीज़ें दिखती हैं जो सामान्य नज़र से दिखती नहीं। यानी कि सामान्य नज़र से आपको केवल भोजन दिखेगा, गेहूँ दिखेगा। और शौक़े दीदार अगर हो, तो अगर आपके अंदर एस्थेटिक सेंस हो, आपके अंदर सौंदर्य बोध हो, तो आपको गुलाब भी दिखेगा। आशा करती हूँ आप इसके मर्म को समझ गए होंगे। तो हम शीघ्र ही हाजिर होंगे इसके मलयालम वर्जन को लेकर। जुड़े रहिए, मस्त रहिए।